नमस्कार एंड वेलकम टू आरके गुरु। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि इस चैप्टर में हम सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे। हमने अपना पहला चैप्टर एसआरएफ भी कंप्लीट कर दिया है, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट कर दिया है। अब ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमेशा अपने चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं कि आखिर ये चैप्टर का नाम क्या बताना चाहता है हम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या आता है, हमारी रिप्रोडक्शन वाली जो हेल्थ है उसके एस्पेक्ट्स के बारे में हमें बताता है। क्या हेल्थ सिर्फ, आप मुझे बताओगे, क्या हेल्थ सिर्फ हम सामने से इंसान को देख करके बता सकते हैं कि हाँ ये फिट है या फिर ये अनफिट है? नहीं, हम फिजिकली देखते हैं। एक क्राइटेरिया होता है हमारा फिजिकली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होता है, एक के साथ साथ और भी क्राइटेरिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेरी पहली हेल्थ की डेफिनेशन आई थी जो कि सटीक थी, जो कि बिल्कुल सही थी। वो डेफिनेशन किसने दी थी? हमको WHO ने दी थी। और WHO की फुल फॉर्म क्या है? हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको हमारी पहली डेफिनेशन दी थी। किसकी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। यानी कि इसने बोला था कि हमारा जो टोटल वेलबींग होता है, टोटल वेलबींग विच इंक्लूड सम एस्पेक्ट्स, और वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? पहला है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, दूसरा है हमारा इमोशनल एस्पेक्ट, तीसरा है हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट और चौथा है हमारा सोशल एस्पेक्ट। यानी कि इसने चारों चीजों को इंक्लूड करके एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन हमको दी थी। किसने दी थी? WHO ने दी थी। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने दी थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी। तो हमारी पहली हेल्थ की डेफिनेशन आई थी हमारे पास। और कैसी हेल्थ थी ये? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। और किसने दी थी हमको ये? WHO ने दी थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले क्या था हमारा क्राइटेरिया? फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, इमोशनल फिटनेस होना चाहिए, बिहेवियरल फिटनेस होना चाहिए और सोशल फिटनेस होना चाहिए। कौन कौन से दिए थे हमें? PED और S। यानी कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, चारों एस्पेक्ट को मिला करके हमारी WHO ने हमारी पहली हेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन दी थी हमें। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स है फटाफट बोलेंगे? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। पैब्स से याद रखेंगे। किससे? पैब्स से याद रखेंगे। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि चारों के चारों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल होने चाहिए। अब अगर कोई पर्सन है जिसकी हेल्थ फिट एंड फाइन है, क्या है? फिट एंड फाइन है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इंडिया की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही हो रहा है। और बहुत पहले भी यही चीज हो रही थी कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें या फिर मैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में ही क्या हो रही थी? जनसंख्या धीरे 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 पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही थी। हर 2% से इंक्रीज ही हुए जा रहा था इंडिया में। तो अब ये जो इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। कैसी प्रॉब्लम्स? कि पॉवर्टी ज्यादा होने लगी थी, लोगों को काम नहीं मिलता था, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, खाने को खाना नहीं था, रहने को छत नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे। अब इतने सारे बच्चे हो जाएंगे तो कैसे एक पेरेंट जो है वो फुलफिल कर पाएगा इतने सारे बच्चों के? तो इसी के लिए ये जो हर घर में इस बारे में किसी को नहीं नॉलेज थी, तो ये हर घर में नॉलेज पहुंचाने के लिए इंडिया वाज द फर्स्ट पायनियर कंट्री। सोचो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है हमारी शुरुआत की थी। किस प्रोग्राम की? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। और कब करी थी? 1951 में। 1951 में इंडिया ने
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की मुहिम शुरू करी थी, पहली ऐसी कंट्री हमारी इंडिया थी। और इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर उसने क्या क्या चीजें डाली थी? उसने डाली थी अबाउट द केयर ऑफ द मदर, प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करनी है, बच्चे की केयर कैसे करनी है, पोस्ट नेटल केयर जिसको हम कहते हैं, और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि जो हमारी वेलबींग है उसके बारे में सबको बताया था। और तो और इसमें दो तीन चीजें ऐसी इंक्लूड करी गई थी जो कि किसी को पता ही नहीं थी, लेकिन उसको इंक्लूड होने में बहुत टाइम लग गया था। यानी कि टाइम के साथ साथ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम भी चेंज हुआ, जिसके साथ साथ उसमें बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड हुई। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम चेंज करके रख दिया गया था RCH प्रोग्राम। RCH की फुल फॉर्म क्या होती है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसकी नाम रख दिया गया था। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई? इसके अंदर इंक्लूड हुई थी नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल पिल के बारे में। यानी कि हर घर में ये बात बताना कि स्टेरॉइडल पिल नहीं बल्कि हमें नॉन स्टेरॉइडल पिल लेनी है, नॉन हार्मोनल पिल लेनी है। तो ऐसी नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल पिल का नाम बताइए। उसका नाम क्या है? किस नाम से वो बेची जाती है और उसका नाम क्या है? मेन नेम क्या है? अगर हम मेन नाम की बात करेंगे तो उसका मेन नाम है सेंट क्रोमैन, लेकिन वो सेंट क्रोमैन के नाम से नहीं बेची जाती है, वो बेची जाती है वो जो हमारे आसपास हमें दिख रही है वो सहेली नाम से देखने को मिलती है। किस नाम से? सहेली नाम से। वैसे उसका नाम क्या है? सेंट क्रोमैन नाम है। और ये मेडिसिन, ये जो पिल है, इसको बनाया किसने था? हमारी CBRI ने बनाया था, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कैसी क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वन वीक पिल है, यानी कि एक हफ्ते में एक बार लेनी होती है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक चीज और के बारे में बताया गया था, विच इज एमनियोसेंटेसिस। अभी उसके बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की मुहिम शुरू हुई थी। किसकी मुहिम शुरू हुई थी? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि इसमें इंडिया का नाम हुआ था। किसका नाम हुआ था? इंडिया का। दैट इंडिया वॉज द फर्स्ट पाइनियर कंट्री। पाइनियर का मतलब फर्स्ट होता है। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम शुरुआत कब हुई थी? 1951 में शुरुआत हुई थी इस प्रोग्राम की। और इसका नाम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम चेंज करके बाद में क्या रख दिया गया था? RCH रख दिया गया था, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसका नाम कर दिया गया। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की थी हमने? फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था, बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया गया था, पोस्ट नेटल केयर के बारे में बताया गया था, प्रेग्नेंट मदर की केयर के बारे में बताया गया था, मदर की केयर कैसे करनी है, उसके साथ साथ एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताया गया था, और सहेली के बारे में बताया गया था। सहेली क्या है? नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉइडल पिल। नॉन स्टेरॉइडल पिल। इसका नाम क्या है? वैसे इसका नाम क्या है? सेंट क्रोमैन। सेंट
क्रोमैन। और इसको किसने बनाया था? हमारी CDRI ने बनाया था। CDRI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके साथ साथ हमें सेक्स एजुकेशन भी दी गई थी। एज एजुकेशन भी दी गई। अब इसमें मैंने कुछ चीजें और ऐड करी हैं कि फैमिली प्लानिंग शुरू करी थी। अब ये फैमिली प्लानिंग क्या चीज है? फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि हमारे एक घर में ही 6-6, 7-7 न जाने कितने बच्चे एक बार में हो जाया करते थे। यानी कि इतनी ज्यादा आप एक ही घर में पॉपुलेशन रखोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? आप इनफैक्ट उनके लिए खाना, कपड़ा, स्कूल, यानी कि उनके लिए एजुकेशन भी नहीं पूरी कर पाते थे, लेकिन फिर भी बच्चे इतने ज्यादा हुआ करते थे। तो उसी के लिए हमारे इंडिया में एक मुहिम शुरू हुई थी जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब इस चीज के अंदर एक और चीज थी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया, यानी कि बहुत सारी जगह पे एडवर्टाइजमेंट किया था, वाया नाटक किए गए थे, टीवी में एडवर्टाइजमेंट किया गया था, और लोगों के द्वारा बोलकर, सॉन्ग से, इन सब चीजों से बताया गया था कि बच्चे जो हैं वो दो ही अच्छे हैं, बच्चे दो ही अच्छे। और छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे कुछ कुछ पोयम्स या फिर कुछ कुछ हेडलाइंस बना दी गई थी जो कि हर जगह फैला दी गई थी कि हम दो हमारे तो वी टू आर्स टू, ऐसे करके बहुत सारी चीजें यहाँ पे फैलाई गई थी, जिससे ये बताया गया था कि एक फैमिली में 2 बच्चे या 3 बच्चे ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, इस बारे में बताया गया था। और उसके साथ साथ एक और चीज इंक्लूड हुई है जो कि है सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया गया। अब हमको देखो, हम अप्रोक्सीमेटली 6th या 7th क्लास से अपनी साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? क्या क्या पढ़ रहे हैं? हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हमने कभी? नहीं। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा? नहीं। उसके साथ साथ हम कितना कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं बॉडी के बारे में, लेकिन हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया था। तो यही RCH प्रोग्राम ने शुरू करा कि बच्चे को बचपन से जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम सीख रहा है, जब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम सीख रहा है, जब वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम सीख रहा है, तो उसके साथ साथ उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी समझाना है, ताकि बहुत सी ऐसी मिथ हैं जो कि दुनिया में फैल रही हैं, जिस वजह से फीमेल फाइटिसाइड हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को बचाना है, तो बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना है, उनको बताना है कि एज एजुकेशन क्या है, सही एज क्या है इन सब चीजों को करने की, सही एज क्या है मैरिज की, सही एज क्या होती है कोई डिसीजन लेने की। अब अगर देखो कोई बच्चा एजुकेटेड होगा, कोई इंसान एजुकेटेड होगा, तो वो खुद ही सोचेगा कि इतने बच्चे क्यों, है ना? जब वो खुद उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वो इतने बच्चे करेगा ही नहीं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारे RCH प्रोग्राम ने जब इतना सारा कुछ शुरू किया था, जो कि हमारी इंडिया ही पहली ऐसी कंट्री आई थी, तो यहाँ पे हमने इतना सब कुछ पढ़ा। अब हमने यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है जो है हमारा एमनियोसेंटेसिस। अब हम इस एमनियोसेंटेसिस के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज है जो कि इस RCH प्रोग्राम के अंदर डाली गई थी। हमारी हेडिंग आती है अब एमनियोसिंथेसिस। अब ये क्या है? ये मेरा फीटस है, ये मेरा बच्चा है जो कि एक पाउच के अंदर प्रेजेंट है, एक हमारी वूम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वूम में इसका प्रोटेक्शन के लिए एक चीज प्रेजेंट होता है जो कि होता है एमनियन। इसी एमनियन के अंदर जो है हमारा बेबी, हमारा फीटस जो होता है प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है हमारा इसके आसपास? एमनियन। ये एमनियन है जिसमें क्या प्रेजेंट है? जिसमें मेरा क्या प्रेजेंट है? एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर
कुछ मेरे एम्ब्रियोनल सेल भी होते हैं। तो ये क्या है, मेरा फीटस है, ये मेरा बच्चा है जो कि एमनियन में कवर्ड है। एमनियन क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले वो कहाँ पे होता है, एक पानी में प्रेजेंट होता है। उस पानी का नाम क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड नाम होता है। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ हमारे एम्ब्रियोनल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाया इंजेक्शन, हमारे पास अगर इंजेक्शन है तो हम वाया इंजेक्शन इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। हमने वाया इंजेक्शन इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला, और जब हमने इस एमनियोटिक फ्लूइड को चेक किया इन द लैब, तो हम इससे कैरियोटाइपिंग करके अपना सेक्स ऑफ द बेबी पता लगा सकते हैं। यानी कि मेरी फीमेल होगा या मेल होगा वो भी हमें पता लग सकता है वाया दिस प्रोसेस एमनियोसेंटेसिस, जो कि हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ मेरे एम्ब्रियोनल सेल्स भी बाहर आते हैं, और यही सेल्स जो है मुझे बताएंगे सेक्स ऑफ द बेबी के बारे में। और उसके साथ साथ इससे हम बहुत बड़ी चीज और कर सकते हैं, वो क्या है कि हम इससे अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते हैं। यानी कि बच्चे में कहीं कोई सिंड्रोम तो नहीं है, कोई डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लगा सकते हैं हम। और भी बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, लेकिन जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होना चाहिए। बात ये आती है कि क्या हम इससे अपने जॉन्डिस के बारे में पता लगाएंगे? क्या जॉन्डिस, पहले सोचो कि क्या ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है? नहीं, जॉन्डिस क्रोमोसोमल नहीं है। क्या हम इसे टाइफाइड के बारे में पता लगाएंगे, थायराइड के बारे में पता लगाएंगे? नहीं, ये भी क्रोमोसोमल नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम इससे अपनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता लगा सकते हैं, जिससे हम आगे आने वाली बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी रोक सकते हैं। यानी कि सोचो कि ये एमनियोसेंटेसिस कितने काम की चीज थी हमारे लिए, लेकिन इस एमनियोसेंटेसिस को इंडिया में बैन कर दिया गया। बल्कि ये इतनी काम की चीज थी जिससे हम बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में पता लगाकर उसका क्योर ढूंढ सकते थे, लेकिन फिर भी ये चीज बैन कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि इससे हमें सेक्स ऑफ द बेबी पता चल रहा था। क्या पता चल रहा था? सेक्स ऑफ द बेबी पता चल रहा था। और जब पेरेंट्स को, यानी कि उसके पिता को जब पता चल जाता था कि ये हमारी बेटी होने वाली है, तो वो क्या करते थे, उस बेटी को गिरा दिया करते थे। क्यों गिरा दिया करते थे? क्योंकि पहले माना जाता था कि लड़कियां जो है वो हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगी, तो लड़कियां पैदा करके क्या फायदा, इनमें सिर्फ खर्चा ही होगा, कुछ काम का होगा नहीं। तो यही चीज पहले बहुत गांव में, बहुत ही दुनिया में ये बात चलती रहती थी। लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे बचे हैं जहां पे ये चलती है बातें, जहां पे सिर्फ बोझ माना जाता है। लेकिन ये चीज गलत है। जब तक एक फीमेल ही नहीं होगी तब तक मेरा मेल भी कैसा आएगा? ये भी तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना। एक औरत ही तो है जो एक बच्चे को जन्म देगी, जब औरत ही नहीं रहेगी तो बच्चा कहां से आएगा? ये बात कभी उनने सोची ही नहीं। और इतने फीमेल फॉर्टिसाइड होने लगे कि दुनिया में लड़कियों का रेशियो पूरा गिर चुका था। हमारे देश में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में फीमेल का रेशियो पूरा गिर चुका था, मेल का ही देखने को हमें मिल रहा था। तो इससे हम क्या पता लगाते थे? सेक्स ऑफ द बेबी भी पता लगा सकते थे। सेक्स ऑफ बेबी पता लगा सकते थे, यानी कि वो मेरा मेल है या फिर वो मेरी फीमेल है, हम पता लगा सकते थे। उसके साथ साथ हम इससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते थे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते थे। जॉन्डिस का पता चलेगा? नहीं। जॉन्डिस का पता चलेगा? नहीं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, सिर्फ हमको कौन सी चूज करनी है? जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे, सिर्फ वही हम इससे पता लगाएंगे, जिससे हम बीमारियों को बचा सकते थे। बट इट इज नाउ बैंड इन इंडिया। बैंड इन इंडिया। और इसका रीजन क्या है? बैन होने का रीजन क्या है? कि इससे क्या होने लगे थे? हमारे फीमेल फॉर्टिसाइड होने लगे थे। फीमेल फॉर्टिसाइड होने लगे थे, सेक्स पता लगाने लग गया था, सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगा था। इस वजह से इस एमनियोसेंटेसिस को पूरा का पूरा बैन कर दिया गया था। सोचिए अगर यहाँ पे फीमेल फर्टिसाइड नहीं हो रहा होता तो आज ये जो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस है हमारे कितने काम आती, आज हम कितने आगे बढ़ चुके होते अगर हमारे पास ये प्रोसेस होते। लेकिन सिर्फ यहाँ के लोगों की वजह से ही हम इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। हम सोचे कितना फायदा उठा सकते थे इस चीज का।
कितना ज्यादा। इसीलिए यहाँ पे एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चों को 6th क्लास से, इवन 6th क्लास से शुरू कर देना चाहिए इन सब चीजों के बारे में बताना, राइट टाइम ऑफ मैरिज के बारे में बताना। अब जब इतना सब कुछ हो रहा था, यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन मेरी बढ़ गई, एमनियोसेंटेसिस के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब जब पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो पॉपुलेशन बढ़ने के हमारे पास क्या क्या हमको अपने क्राइटेरिया हमारे दुनिया में देखने को मिला। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब होने लगा, क्या होने लगा मेरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब होने लगा तो हमको दुनिया में क्या देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली, पॉवर्टी इतनी ज्यादा। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, गरीबी देखने को मिली। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों के पास काम नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, पैसा नहीं आ रहा था उनके पास। तो क्या लिखेंगे हम, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई थी, पॉवर्टी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों के पास खाना नहीं था, भुखमरी फैल गई, फूड का शॉर्टेज होने लगा, फूड का शॉर्टेज होने लगा। और यहाँ पे हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होने लगा। और क्या होने लगा, नेटेलिटी, इन्फेंट नेटेलिटी रेट बढ़ने लगा। मोर्टेलिटी रेट और नेटेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे के मरने का दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है वो कम हुआ, लेकिन हमारा इन्फेंट नेटेलिटी रेट यानी कि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे थे। रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग थे वो इंक्रीज हो रहे थे। क्या हो रहे थे, रिप्रोडक्टिव एज के लोग इंक्रीज हो रहे थे, रिप्रोडक्टिव एज के लोग जो हैं वो इंक्रीज हो रहे थे। उसके साथ साथ क्या हुआ कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज कम होने लगी। जब पैसा ही नहीं है तो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज कहां से आएंगी, हमारे पास फैसिलिटीज कम होने लगी। क्या होने लगी, फैसिलिटीज हमारी क्या होने लगी, कम होने लगी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है। अब उसके साथ साथ इंडिया की और वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी पहुंच गई ये देखते हैं। क्यों हम बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, क्योंकि भाई साहब 1900 में मेरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन थी। 1900 में मेरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 मिलियन थी। अगर मैं वही बात करूं 2000 में कितनी हो गई थी, डायरेक्ट 6 बिलियन पहुंच गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन। कितना ज्यादा हमारा इंक्रीज हुआ है। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूंगी 2011 में तो ये पहुंच गई थी 1.2 बिलियन। कितनी पहुंची थी, 1.2 बिलियन। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे इंडिपेंडेंस के टाइम की यानी कि 1947 की, तब सिर्फ और सिर्फ यहाँ की कितनी थी, 356 मिलियन थी। कितनी थी, 350 से 356 मिलियन तक की थी। और वहीं पे 2011 में कितनी पहुंच गई, 1.2 बिलियन में पहुंच गई। 1.2 बिलियन कम नहीं होता है। और 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 बिलियन। अगर मैं बात करूं 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 6 बिलियन, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी यानी कि 1 बिलियन। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड वॉज एन इंडियन, कि हर एक छठा बंदा हमारे वर्ल्ड का वो इंडियन था। क्या था, इंडियन था। यानी कि 2% से हमारा जो है वो रेट घट रहा था, हर बार इंक्रीज हो जा रही थी पॉपुलेशन। और इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन था कि रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे थे। रिप्रोडक्टिव एज के लोग बढ़ रहे थे तो हमारा जो पिरामिड है वो स्ट्रेट अपराइट बन रहा था। इस बारे में भी अभी हम जानेंगे इकोलॉजी के अंदर की अपराइट पिरामिड क्या है। हमारे रिप्रोडक्टिव एज के लोग इंक्रीज हो रहे थे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ का मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने का दर जो होता है वो कम हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, हॉस्पिटल का एडवांसमेंट होने लगा था। क्या होने लगा था, हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बढ़ने लगे थे। इक्विपमेंट्स जो है अच्छे होने लगे थे। लोगों को पता चल गया था कि साफ सफाई कितनी रखनी है, क्लीनिनेस बढ़ने लगी थी। और तो और यहाँ पे नेटेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा था। क्या इंक्रीज हो रहा था, नेटेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा था। शादियां इतनी ज्यादा होती जा रही थी, बच्चे इतने ज्यादा पैदा हो रहे, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम आ गया। तो इस वजह से सोचिए ना कितनी ज्यादा एक्सप्लोजन होगी, कितनी ज्यादा हमारी एक्सप्लोजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो अभी हम अपने पॉपुलेशन के बारे में जान रहे थे। अगर मैं पहले बात करूं अपने वर्ल्ड की, फिर हम बात करें इंडिया की, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी? 1.2 बिलियन। वहीं पे 2000 में कितनी पहुंच गई थी? 6 बिलियन, यानी कि सीधे ट्रिपल हो गई थी। क्या हो गई थी? सीधे ट्रिपल हो गई थी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में यहाँ की पॉपुलेशन थी सिर्फ और सिर्फ 350 मिलियन। और वहीं पे अगर मैं बात करूं 2000 की, यहाँ पे मेरी पॉपुलेशन हो गई थी 1 बिलियन। और अगर मैं बात करूं 2011 की, तो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गई। क्या हो गई? और ज्यादा इंक्रीज हो गई, और ये पहुंच गई मेरी 1.2 बिलियन में। कितनी पहुंच गई? 1.2 बिलियन। तो आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 6 बिलियन और 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। तो यहाँ पे हमें देख के ये पता चल रहा है कि इंडिया का हर एक बंदा जो था वो वर्ल्ड के 6 बिलियन बंदों के अंदर था, यानी कि एवरी सिक्स्थ पर्सन in the world was an Indian। तो ये हमें कैसे पता चला था? अपने सेंसस से पता चला था। किससे पता चला था? हमारे यहाँ पे सेंसस हुआ था, हमारी जनगणना हुई थी। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना हुई थी कि हर एक घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, इन सब चीजों के बारे में पता लगाया गया था, जिसको हम कहते हैं जनगणना, जो कि हर 10 साल में वापस होती है। कब कब होती है? हर 10 साल में वापस से होती है हमारी जनगणना, यानी कि सेंसस होते हैं। उसी सेंसस का ये रिकॉर्ड निकल आया था, जहां पे हमें ये पता था कि इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये वाई क्वेश्चन हमें आता है कि क्यों इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, बल्कि इंक्रीमेंट होने से हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। तो क्यों इंक्रीज हुआ? पहला, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम आ गया था, बेटर हॉस्पिटैलिटी आ गई थी। दूसरा, मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहा था, मरने का दर कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था? क्योंकि बेटर हॉस्पिटैलिटी आ गई थी। अगर मैं बात करूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे का मरने का दर कम हुआ। मदर मोर्टेलिटी रेट, ये भी कम हुआ। उसके साथ साथ क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव एज के लोग इंक्रीज हुए, इंक्रीज हुए हमारे यहाँ पे। यानी कि हमारी जो इंक्रीमेंट हुई उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो था वो लेस देन 2% था। इंडियाज ग्रोथ rate was less than 2%, इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा था, कितना ज्यादा, जिससे हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल गई। अब पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का और भी रीजन हो सकता है कि हमारे यहाँ लोग जो है बाहर से आए हो, यानी कि हमारे यहाँ इमिग्रेशन हुआ हो। क्या हुआ हो? इमिग्रेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। इमिग्रेशन भी इसका एक रीजन हो सकता है। अब हमको भाई इतनी सारी चीजें जो है कंट्रोल में लानी है। इतनी सारी चीजें अगर हमें कंट्रोल में लानी है तो उसके लिए हमें वापस से कुछ प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या स्टेप उठाए? स्टेप्स रेज्ड, हमने अपनी आवाज उठाई, हमने अपने कदम उठाए, और हमने आगे जाकर के क्या करा? मैरिजेबल एज को चेंज किया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैरिजेबल एज कितनी है? 18 है, बट अभी चेंज हो गई है। लेकिन हम एनसीईआरटी के ही तरफ से चलेंगे कि हमारी मैरिजेबल एज को चेंज कर दिया गया था। मैरिजेबल एज जो थी वो चेंज कर दी गई थी। दूसरा क्या किया था हमने? इंसेंटिव्स टू कपल
फॉर द स्मॉलर फैमिली शुरू कर दिया गया था। क्या किया था? इंसेंटिव्स टू कपल स्मॉलर फैमिली, यानी कि बहुत सारे स्लोगन्स ला दिए गए थे, जैसे हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ जो हेडलाइंस हैं वो जो है फैला दी गई थी ऑल इंडिया में। उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में भी बताया गया था। किस बारे में? कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर क्या होता है? हमारा यही टॉपिक जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हमारे क्या क्या होते हैं।